हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज आपके बीच फिर से 11th केमिस्ट्री में एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं। इससे पहले हमने आपको परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ाया था। ठीक है, जो आज के हमारे टॉपिक रहेगा वो आज का हमारा टॉपिक है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को पढ़ेंगे, उसके बाद हमको आपको इंपेरिकल फॉर्मूला बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की। किसकी बात करेंगे हम सबसे पहले आज, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की। आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ये आपको क्या बताता है, ये होता क्या है एक्चुअल। ठीक है, पहले हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करते हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल रेशियो ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। कहने का मतलब कि आपका कोई कंपाउंड है, वो एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम किस रेशियो में है, उनका एक्चुअल रेशियो क्या है, ये आपको कौन बताता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है। कौन बताता है, आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, सपोज दैट कि आपने यहां पे फॉर्मूला लिख दिया, आपने C6H12O6 ग्लूकोज एक कंपाउंड है। तो इस कंपाउंड के अंदर जो एटम जिस एक्चुअल रेशियो में प्रेजेंट है वो हमें कौन बताएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मैंने देखा कि कार्बन कितने हैं भैया, 6 है। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं भैया, 12 है, और ऑक्सीजन कितने हैं भैया, 6। तो रेशियो क्या होगा यहाँ पे, 6 12 6। तो एक्चुअल रेशियो जो बताएगा आपको कंपाउंड के अंदर, वो उसका क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या होगा आपका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कहने का मतलब क्या है कि कितने एक कंपाउंड के अंदर एटम किस किस तरह से बाइंड हो रहे हैं, वो आपको जानकारी कौन देता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देता है, बिल्कुल एक्चुअल रेशियो में। समझते हैं। तो ग्लूकोज का ये फॉर्मूला था, ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं, 12 हाइड्रोजन है और 6 क्या है, ऑक्सीजन है। तो आपको एटम का क्या बता दिया उसने, एक एक्चुअल रेशियो बता दिया। क्या बता दिया, एक्चुअल रेशियो। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं यहाँ पे C2H6 आपका इथेन, क्या है भैया, आपका इथेन है। तो इसके अंदर 2 तो कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, यानी कि 2 कार्बन ने 6 हाइड्रोजन को अपने साथ क्या कर रखा है, बाइंड कर रखा है। या 6 हाइड्रोजन 2 हैं, वे 2 कार्बन के साथ क्या है, बाइंड हो रहे हैं। तो एक्चुअल रेशियो जो एटम का है वो आपको कौन बताता है, कंपाउंड के अंदर आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है। समझ में आती है बात। ठीक है, चलिए तो सर फिर इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बताता है, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। इंपेरिकल फॉर्मूला जो है आपका, इंपेरिकल फॉर्मूला ये क्या होता है भैया, ये भी बताइए सर। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला थोड़ा अलग होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको एक्चुअल रेशियो बताता है एटम का एक कंपाउंड के अंदर, बट जो आपका इंपेरिकल फॉर्मूला होगा वो आपको एक होल नंबर रेशियो बताएगा। आपको एक्चुअल नंबर नहीं बताएगा, क्या बताएगा, एक होल नंबर रेशियो कि एटम जो है वे किस रेशियो में है, लेकिन वे होल नंबर रेशियो बताएगा, आपको एक्चुअल नंबर नहीं बताएगा। मतलब अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ABC है, AB2 कर लीजिए, यहां पे A4 है, B2C4, तो A से B कितना ज्यादा है या कितना कम है रेशियो में, या C B से कितना ज्यादा है या कम है, A C से कितना ज्यादा कम है, ये आपको कौन बताता है, इंपेरिकल फॉर्मूला। कौन बताता है आपको, इंपेरिकल फॉर्मूला बताता है। ठीक है, तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, जो बिल्कुल सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो की जो जानकारी देगा कि एटम का जो किसी कंपाउंड के अंदर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या है, वो आपको कौन बताता है, आपका इंपेरिकल फॉर्मूला बताता है। जैसे देख लीजिए यहां पे ग्लूकोज का रेशियो कितना था, एक्चुअल 6:12:6। बट अगर मैं इसका होल नंबर रेशियो निकालूं तो मैं यहां पे देखो किस चीज से तीनों कट सकते हैं, 6 से, तो 1:2 कितना आ जाएगा, 1। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो ये है, लेकिन अगर इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला देखो तो क्या आ जाएगा, CH2O आ जाएगा। क्या आ जाएगा, CH2O, क्योंकि इसका ये क्या है,
सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ये आपको एक्चुअल नंबर नहीं बताता है एटम के अंदर, जो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है। ये आपको क्या बताता है? ओनली ऑन आपको बताता है किसके बारे में? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो के बारे में। समझते हैं? चलिए, इसी तरीके से यहां पे क्या हो रहा है कि 2 कार्बन ने 6 हाइड्रोजन को कंबाइन किया है। अब इसका क्या होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला? किससे काट सकते हैं? अब यहां पे रेशियो कितना था? 2:6, तो कितना हो जाएगा? 1:3। तो इसका मतलब CH3। ये इथेन का क्या होगा? आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताएगा कि यहाँ पे 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन के साथ बाइंड थे, 1 कार्बन किसके साथ हो जाएगा? 3 के साथ हो जाएगा। तो सिंपल बता दिया नहीं? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्चुअल एटम का रेशियो बताता है और इंपिरिकल फॉर्मूला आपका सिंपलेस्ट होल नंबर का रेशियो बताता है एटम्स का किसी कंपाउंड के अंदर। समझ में आती है इतनी बात? क्या होता है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और क्या होता है आपका इंपेरिकल फॉर्मूला? ठीक है, समझते हैं ना बात को? घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है? वो सिंपल था, ठीक। और वही बात है कि ये इथेन का क्या था? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये क्या हो गया इधर? इथेन का इंपिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, समझते हैं? तो ये बात है, ठीक। चलो फिर आगे देखते हैं कि मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, और जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा, और सब मिलकर आवाज उठाएं तो चांद पर रो पड़े, मैं तन्हा जुगनू हूं मेरे चिल्लाने से क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बातें करते हैं आपकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की और एम्पिरिकल फॉर्मूले की। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो चलिए एक बात हमने अभी आपको बताई कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 है, बट इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो CH2O है, CH2O है। समझते हैं? तो आप क्या देख रहे हैं? आप क्या देख रहे हैं कि जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है, अगर मुझे इसे वापस किसमें चेंज करना हो? मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में। तो यहां पे मैंने कितने से डिवाइड किया था इसको? पूरे 6 से करा था, नहीं? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकल गया था। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई कर दूं? मान लीजिए मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दी, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला दोबारा किसमें चेंज हो जाता है? आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में। किसमें चेंज हो जाता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में। चलिए इसी तरह से एक और देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको इथेन का बताया C2H6, लेकिन एम्पिरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट होल नंबर क्या था? CH3। अगर मैं CH3 में एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो क्या मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाता है मुझे? बिल्कुल मिल जाता है सर। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं आपकी, देखो एक चीज, ये क्वेश्चन आया हुआ था C2H2 और C6H6। ठीक है, इसका आपका नाम होता है भैया इथाइन, यानी एसिटिलीन भी बोलते हैं, बहुत ही फ्लेमेबल गैस होती है। और ये आपका जो है ये राजा है हमारा एरोमेटिक का भैया, बेंजीन। ये बेंजीन भैया है। तो अगर इन दोनों का आप एम्पिरिकल फॉर्मूला, इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो देखियो, 2 कार्बन ने 2 हाइड्रोजन कंबाइन किए हैं, इसका मतलब 1 कार्बन ने 1 हाइड्रोजन को कंबाइन करेगा। तो आप क्या देख रहे हो कि इथाइन का जो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला है, सिंपलेस्ट होल नंबर है, वो आपका क्या है? CH है। वो आपका क्या है भैया? CH है। ऐसे ही बेंजीन 6 कार्बन 6H के साथ है, तो 1 कार्बन के साथ कितने हो जाएंगे? सिंपलेस्ट होल नंबर 6 से डिवाइड कर दो, कट जाएंगे, तो रेशियो निकल जाएगा क्या? 1:1 यानी CH। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ था कि 4 ऑप्शन दे दिए कि किन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सॉरी एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम होता है, तो उसके अंदर एक ऑप्शन था इथाइन एंड बेंजीन। तो दोनों का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? सेम। समझ गए? तो यहां पे आप किससे मल्टीप्लाई करो? अगर आप एम्पिरिकल फॉर्मूले में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो दोबारा से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा इथाइन का। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहां पे आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो दोबारा से बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि एक इंटीजर से जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है, अगर उसमें इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें किससे मल्टीप्लाई करते हैं? इंटीजर से, तो आपका क्या बन जाता है? एक
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाता है नहीं बन जाता, देख लीजिए आप, ये बिल्कुल बन जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। ठीक है भाई, तो चलिए देखते हैं फिर। तो इसी से हमारे क्या होंगे, आपका रिलेशन निकल जाएगा किसमें, इंपेरिकल फॉर्मूले में और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में। कैसे निकलेगा, चलिए देखते हैं। तो हमारा जो होगा यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू, हम क्या देख रहे थे कि जब आपके इंपेरिकल फॉर्मूला है, कई बार मैं इंपेरिकल बोल देता हूं, इंपेरिकल फॉर्मूला जो होता है उसमें क्या हो रहा है, एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, एक इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, उसे हमने मान लिया क्या, n। तो अगर n से इंपेरिकल फॉर्मूले में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या मिल जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाता था, नहीं मिल जाता था। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। या आप लिख सकते हैं n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, चलिए इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया। चलिए और देखते हैं। ठीक, ये बन गया। एक और हो सकता है आपका n निकालने का, और n इज इक्वल टू, क्योंकि जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा उसका भी मास होगा और जो इंपेरिकल फॉर्मूला होगा उसका भी मास होगा। तो n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मास होगा वो क्या होगा हमारा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूले का मास, इंपेरिकल फॉर्मूला मास, या इंपेरिकल मास लिख सकते थे। तो एक ये भी बन जाता है आपका फॉर्मूला, क्या बन जाता है, एक फॉर्मूला ये भी बन जाता है। ठीक है, समझते हैं बात को। तो n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला, या n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। इतनी बात समझ में आती है? जी सर आ गई है। तो ठीक है, तो कहीं भी हो दिक्कत बताना जरूर, कमेंट कर देना। कोई क्वेश्चन में दिक्कत आए, कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए करते रहे मेहनत। ठीक है, लगातार मेहनत करते रहे। और जो लोग आपसे बोल रहे हैं कि आपसे भैया ये IIT नहीं होगा, ये नीट नहीं होगा, आपसे ये नहीं हो सकता, आप तो वैसे ऐसे ही हो, बस टाइम पास कर रहे हो, तो मैं कहता हूं कि आप बस लगातार मेहनत करते रहिए। जो ये गालियों का शोर है ना, यही तालियों में बदलेगा। ठीक है, बस आपको क्या करना है, लगातार कंटिन्यू मेहनत करनी है। ठीक है, और फिर देखना जो ये वो लोग बोलते थे कि आपसे नहीं होगा, ये लोग आपको गाली देते थे, वही गालियों का शोर आपका तालियों में बदल जाएगा। ठीक है, लगातार फुल एनर्जी के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ लग रही। ठीक है, तो चलिए एक और देखते हैं फॉर्मूला। आइए, तो एक फॉर्मूला क्या होता है, चलो एक बात और ध्यान रख लेते हैं कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है आपका, मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो आपका 2 टाइम्स होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ठीक है, वेपर डेंसिटी। कई बार क्वेश्चन में आपको दे रखता है कि वेपर डेंसिटी ये है, तो आपको अगर वहां पे मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा तो आप क्या कर लोगे, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। समझते हैं? इतनी बात समझ में आती है? तो चलिए अब न्यूमेरिकल्स आते हैं इंपेरिकल फॉर्मूले पे और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पे। वो कैसे होगा, चलिए सर वो भी बताते हैं आपको, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका न्यूमेरिकल्स है वो देखते हैं इंपेरिकल फॉर्मूले पे। क्या होगा न्यूमेरिकल्स पहला, तो उसने आपको क्वेश्चन पहला दिया, भैया थोड़ा ध्यान से देखना। क्वेश्चन में आपको उसने बोल दिया कि भैया आपके पास जो कार्बन है कंपाउंड के अंदर, किसी के अंदर, वो कितनी परसेंट है आपकी, 40% है। कितनी परसेंट है भैया, 40% है। इसके बाद उसने बोल दिया भैया हाइड्रोजन जो है
वो आपकी है 6.66%। ठीक, कार्बन 40% था और हाइड्रोजन कितनी है आपकी 6.66%, और बोल रहा है एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन। और जो बाकी बच गया उस कंपाउंड के अंदर वो टोटली क्या है आपकी ऑक्सीजन है। तो ये बात कैसे निकलेगी भैया, चलिए देखते हैं इसे भी। ऑक्सीजन, क्योंकि हम परसेंटेज किस में से निकालते हैं, ऑलवेज 100 में से, तो हम क्या करेंगे 100 माइनस कार्बन की परसेंटेज प्लस हाइड्रोजन की परसेंटेज को किस में से माइनस कर देंगे 100 में से, तो ऑक्सीजन की निकल जाएगी। क्योंकि उसने क्या बोला कि इतने तो आपकी कार्बन हाइड्रोजन हो गए और जो बच गया वो हमारा क्या है भैया ऑक्सीजन है, वो हमारा क्या है ऑक्सीजन है। तो 100 माइनस 40 प्लस 6.66%, तो 100 माइनस 46.66%, तो ये आपका आ जाएगा 53.34% आपका ऑक्सीजन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, ऑक्सीजन निकल जाएगा। और उसी के साथ साथ आपको क्वेश्चन के अंदर एक चीज बोली, वेपर डेंसिटी यानी वीडी दे रखा है, कितना 30 दे रखा है, कितना दे रखा है 30, और हमारे से पूछ रहा है भैया एक तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एक इंपेरिकल फॉर्मूला आप बताइए। ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए। बिल्कुल बताएंगे सर, जो आपने पूछ लिया तो चलिए देखते हैं। आइए, तो उसके लिए बस आपको ये टेबल बनानी आनी चाहिए। समझ में आती है बात, क्या आनी चाहिए बनानी, तुम्हारे पास टेबल बनानी आनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके टेबल पता लग गई तो आप फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले टेबल बनाने के लिए आप लिखेंगे एलिमेंट, जो जो आपको एलिमेंट दिए हुए हैं। उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर परसेंटेज, जो आपको परसेंटेज दी होगी। उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे क्या एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास। फिर यहाँ पे लिखेंगे आप एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो निकालने के लिए परसेंटेज को आप एटॉमिक मास यानी कि मास से क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे, और उसके बाद आप निकाल लोगे यहाँ पर सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लोगे। ठीक है, तो ये आपको टेबल बनानी आनी चाहिए। तो फर्स्टली आपको बस 3 ही एलिमेंट दिए हैं, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो एक हमारा कार्बन होता है भैया, एक हमारा हाइड्रोजन है, और एक हमारा क्या हो गया है ऑक्सीजन आ गया है। ठीक है, चलिए आ तो गया भैया ये, तो चलो आ जाने दो, क्या बात हो गई। फिर सर इसकी परसेंटेज कितनी दी, हमने लिख दिया कार्बन की परसेंटेज कितनी है भैया 40 है, एच की कितनी है भैया 6.6 है, ऑक्सीजन की कितनी बची थी भैया 100 में से माइनस करके 53.34। इतनी बात समझ में आती है जी, ये बात तो सर समझ में आ गई। चलिए उसी के साथ हमारे बता क्या करना है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है सर, आपने वीडियो डाल रखी है, हमने याद नहीं करी, तो कोई नहीं आप याद कर लो फिर जाके। ठीक है, क्योंकि इसके बिना तो नहीं होगा, इसके बिना नहीं होगा भैया। हाँ, H कितना है भैया 1 है, O का कितना हो गया आपका एटॉमिक मास भैया 16 होता है। एटॉमिक रेशियो कैसे निकलेगा भैया, परसेंटेज को आप डिवाइड कर दीजिए किससे, आपके एटॉमिक मास से। तो मैंने कहा जी 40/12। अरे सर भाग तो देनी नहीं आती हमसे, ये तो हमसे भूल गए, तो हमें सिखाई थी कभी 5वीं 6वीं में सर, अब आप 11th से पूछ रहे हो। अरे भैया आएगी देखिए 3.33 हो जाएगा, डिवाइड करो, क्योंकि 12 3 36, फिर 4 बचेंगे, पॉइंट लगा के 3 बार कटता रहेगा। ठीक है, और सर ये तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, ये तो नहीं होगी मेरे से, 1 से कर दो, किसी 1 मैंने करा किसी के बटे में, अगर किसी के अपॉन में 1 है तो भैया कुछ ही कर लियो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो यार समझ रहे ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं। अपॉन में 16, तो भैया ये तो फिर वही बात होगी सर, ये का टेबल तो बहुत बड़ा दिया सर आपने, ये तो याद नहीं है हमारे, तो 2 का याद हो बस। ओहो, तो ये कोई बात नहीं, चलो 16 एकम 16, 16 दूनी 32 या 48, तो ये तो याद आता है। तो ये 5 इधर चला जाएगा, तो फिर ये 3.33
3 बार ही आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब सर आती है बात, चलो सर ये तो बात हमें समझ में आ गई, तो सर आप सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकाल लोगे? तो मैं बोलता हूं कि जो आपका एटॉमिक रेशियो निकला है, इसमें सबसे कम जो आपका एटॉमिक रेशियो है उसी को आप सबको डिवाइड कर दो उससे। तो इसमें सबसे कम क्या है, 3.33, 3.33। सपोज करते अगर यहाँ पे ये 1 आ जाता, ये 1 क्या, यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, तो सबसे कम कौन है, 2। तो पूरे जितने भी एटॉमिक रेशियो निकले हम उसे पूरे को इससे डिवाइड कर देते 2 से, उससे हमारा क्या निकल जाता, सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे 3.33 है सबसे कम, तो 3.33 को आप डिवाइड कर दो 3.33 से, कितना आ गया सर, 1 आ गया। ऐसे ही 6.66 को 3.33 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा भैया, ये सर 2 आ जाएगा। और यहाँ पे 3.33 को 3.33 से ही डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या समझे सर, कि सिंपलेस्ट रेशियो निकल गया। और सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आपको क्या बताता है, क्या बताता है, इंपीरिकल फॉर्मूला बताता है भैया, समझ गए। चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप यहाँ पे इंपीरिकल फॉर्मूला निकालने लगे, क्या निकालने लगे, इंपीरिकल फॉर्मूला, तो कैसे निकालोगे, कि सर बिल्कुल आसानी से निकाल लो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। कैसे निकालूंगा सर, कार्बन का रेशियो कितना है, सिंपल 1, तो 1 कार्बन हो गया सर। H का रेशियो कितना निकल गया है सर, 2, तो सर 2 लिख दूंगा इधर। और ऑक्सीजन का रेशियो कितना निकल गया है सर, 1, तो सर 1 भी लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा सर, 1 लिख दूंगा। तो इंपीरिकल फॉर्मूला तो निकल गया, कितना आ गया भैया, CH2। दोबारा देख लेते हैं, कार्बन की परसेंटेज आपको दे रखी थी, कार्बन की परसेंटेज आपको दे रखी थी, तो आप क्या करोगे, कार्बन की परसेंटेज लिख दी, एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया, ये हो गया। और इसके अंदर जो अब सबसे कम है, इसके अंदर जो अब सबसे कम है उसे उससे डिवाइड कर दीजिए, 2 आपका रेशियो निकला, उसे सिंपलेस्ट रेशियो बोलते हैं। और सिंपलेस्ट रेशियो हमें किसके बारे में बताता है, एम्पिरिकल फॉर्मूले में। तो कार्बन का जो रेशियो है वो 1 आया, कार्बन का जो रेशियो आया वो कितना आया, 1 आया। ठीक है, इसी तरीके से जो हाइड्रोजन का आया वो 2 आया, और कार्बन फिर ऑक्सीजन कितना आया आपका, 1 आया। तो आपका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया, CH2 हो गया। लेकिन सर हमें तो इसके अंदर वो भी पूछ रखा है सर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो कैसे निकलेगा, चलिए निकालते हैं भैया, क्यों घबरा रहे हो, वो भी निकाल लेंगे। क्या बात हो गई, ऐसी टेंशन तो बात ही नहीं है कुछ भैया, अभी निकालते हैं उसे भी सर, देख लेते हैं कैसे निकलेगा। आइए चलो देखते हैं। तो सर हमें आपने अभी एक फॉर्मूला लिखवाया था सर, कि N इज इक्वल टू मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला अपॉन इंपीरिकल फॉर्मूला लिखाया था सर। इसका मतलब क्या है कि अगर n पता लग जाए तो इंपेरिकल फॉर्मूले में n से मल्टीप्लाई करके मैं क्या निकाल सकता हूं, आपका मोलिकुलर फॉर्मूला निकाल सकता हूं। तो सर ये n कैसे निकलेगा, तो भैया एक फॉर्मूला और भी लिखवाया था आपको, कि n इज इक्वल टू मोलिकुलर मास, कौन सा मास भैया, मोलिकुलर मास अपॉन इंपेरिकल मास, यानी इंपीरिकल फॉर्मूला मास, इंपीरिकल फॉर्मूला मास लिखाया था। लेकिन सर चलो ठीक है, मोलिकुलर मास तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं हुआ, n कैसे निकलेगा, चलो इंपेरिकल फॉर्मूले का मास तो यहां से निकाल लेंगे, तो वो भी निकल जाएगा, चलो टेंशन मत लो। वेपर डेंसिटी तो दे रखी है आपको, जी सर दे रखी है, तो मैं क्या बोला आपको, कि मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो आपके पास मोलिकुलर वेट मास निकालने के लिए 2 लिख दिया, और वेपर डेंसिटी कितनी दी क्वेश्चन के अंदर, 30 दे रखी है सर। तो यहाँ पे मोलिकुलर मास कितना आ गया सर, 60 निकल के आ गया सर। कितना आ गया भैया, तो क्या है भैया, तो 60 आ गया। तो अब आप क्या निकालोगे, इंपेरिकल फॉर्मूले का मास, ये कैसे निकलेगा सर, ये तो हमसे नहीं आता, नहीं आता तो भैया मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास वाली जाके वीडियो देख लीजिए,
वहां हमने इसे बता रखा है। इंपेरिकल फॉर्मूला मास कैसे निकलेगा, CH2O है तो निकाल लीजिए। C का कितना होता है, कार्बन का 12, H कितना है 2, 2 into 1 होता है, ऑक्सीजन कितना हो गया आपका 60, तो 12 और 2 ये 14 और 16 30। तो इंपेरिकल फॉर्मूले का मास कितना आ गया भैया, 30 आ गया। क्या आ गया, 30 आ गया। तो सर मेरे पास मोलिकुलर मास भी आ गया और मेरे पास क्या आ गया, इंपेरिकल फॉर्मूले का मास भी आ गया। तो क्या मैं अब n निकाल सकता हूँ, हाँ भैया बिल्कुल निकाल सकते हो। यहाँ पे रख लीजिए इस फॉर्मूले के अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर रख लीजिए कि n इज इक्वल मोलिकुलर मास कितना है भैया 60, और आपका इंपेरिकल फॉर्मूले का मास कितना है भैया 30, 32 जा 60, तो n बराबर कितना आ गया भैया 2 आ गया। n बराबर कितना आ गया 2 आ गया। दोबारा देख लीजिए, आपको n निकालना था, n बराबर मोलिकुलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। क्योंकि n की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब तक n नहीं निकलेगा तब तक क्या नहीं निकाल सकते आप, मोलिकुलर फॉर्मूला। क्योंकि n के साथ मल्टीप्लाई करते ही इंपेरिकल फॉर्मूले की आपका क्या निकल जाएगा, मोलिकुलर फॉर्मूला। तो n निकालने के लिए क्या चाहिए, मोलिकुलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो मोलिकुलर मास नहीं था तो मोलिकुलर मास हमने क्या पढ़ रखा है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी थी तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी, मोलिकुलर मास कितना निकल गया आपका 60। इसी तरीके से इंपेरिकल फॉर्मूला मास, यहाँ से इसका मास निकाल लिया CH2O का 30 आ गया। तो जब n बराबर मोलिकुलर मास 60, इंपेरिकल फॉर्मूला मास 30 को रख के n बराबर कितना आ गया 2 आ गया। तो क्या सर अब n बराबर 2 रख के यहाँ पे मोलिकुलर फॉर्मूला निकल जाएगा, बड़े आसानी से निकल जाएगा। चलिए देखते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो n की वैल्यू कितनी है भैया आपके यहाँ 2 है, मोलिकुलर फॉर्मूला आपको यहाँ पे निकालना है अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला, ये इंपेरिकल फॉर्मूला आपका CH2O है। तो आपका जो मोलिकुलर फॉर्मूला होगा, जो आपका मोलिकुलर फॉर्मूला होगा वो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और क्या होगा आपका C2H4O, ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, ये आपका निकल के आ जाएगा मोलिकुलर फॉर्मूला। क्या निकल के आ जाएगा आपका मोलिकुलर फॉर्मूला, समझते हैं। तो ये इंपेरिकल फॉर्मूला है जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में है, और ये आपका क्या है भैया एक मोलिकुलर फॉर्मूला है जो एक्चुअल नंबर ऑफ रेशियो में, ठीक है। समझते हैं बात। तो ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया, ठीक है। चलिए एक बात और बता देता हूं आपको, एक बात और समझ लीजिए। अगर कहीं पर इस तरह का न्यूमेरिकल आता है तो आप क्या करोगे, क्योंकि आपको कभी भी इंपेरिकल फॉर्मूला निकालते टाइम आपको उसको फ्रैक्शन में नहीं लेना, यानी ऐसा 2.5 3.5 इस तरह नहीं रखना आपको, ठीक है। चलिए जैसे मान लीजिए अगर आपका सिंपलेस्ट रेशियो निकाल रहे हो, एक का 3.5 आ गया, एक का यहाँ पे 2 आ गया, एक का 1 आ गया, तो आप इसे 3.5 में नहीं रखेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सभी एलिमेंट्स में जो रेशियो सभी का निकला उसके अंदर एक नंबर से मल्टीप्लाई करके उसे पूरा होल नंबर में चेंज कर लेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके बदल दिया ऐसे 7 में, तो 2 से ही इधर भी करनी पड़ेगी और 2 से ही इधर भी करनी पड़ेगी। 2 2 जा 4 7 ये हो जाएगा, ठीक है। कई बार क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 1.5, तो आप क्या करोगे 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देना और 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देना, तो ये भी 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2। क्योंकि इंपेरिकल फॉर्मूला हमें क्या बताता है, इंपेरिकल फॉर्मूला आता है पूरा होल नंबर रेशियो, चाहिए पूरा होल नंबर रेशियो, कोई भी फ्रैक्शन वगैरह उसे नहीं चाहिए, ठीक है, पूरा एक नंबर चाहिए, समझते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अगर आप आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही 1K पे पहुंचने वाले हैं, ठीक है। इसी तरह प्यार बनाए रखें, धन्यवाद।